फकीरनी। रोजी ने जब तक होश नहीं संभाला था, उसे जुमेरात के दिन चढ़ावे के बताशों का सुबह से इंतजार रहता था। पीर साहिब के मज़ार पर जो लाल पीले गज गज भर के टुकड़े जो उनके अकीदतमंद बतौर चादर चढ़ा जाते थे, उनका घूंघट लगा कि वो अपने ख्याल में बिल्कुल दुल्हन बन जाती थी। फिर एक दिन एकाएक इसका जहन जाग उठा और वो बगावत पर आमादा हो गई। महल्ले की एक हम उम्र लड़की रोजी की बहुत प्यारी सहेली थी। रोजी के घर अक्सर घरों से चने और 10वीं-20वीं का जर्दा पिला को आ जाता था, जिसे खाते वक्त वो अपनी सहेली को जरूर याद रखती थी। एक दिन जब शाम होने को आई और वो सहेली गली कूचे में मिली, न तालाब के किनारे नजर आई, तो रोजी ने माँ की नजर बचाकर एक रिकाबी में थोड़ा सा जर्दा निकाला और कागज से ढककर उसके घर पहुंच गए। वो बेचारी सुबह से बुखार में पड़ी थी। रोजी ने इसके करीब जाकर रिकाबी से कागज हटाया और बड़े प्यार से कहा, देख, मैं दोपहर से तेरे लिए चावल रखे तुझे ढूंढ रही थी। इसी वक्त इस लड़की की माँ बावर्ची खाने से निकलकर आई और गुस्से से पूछा, रोजी, क्या है तेरे हाथ में? क्या खुला रही है लाबा को? कुछ नहीं खाला, थोड़ा जर्दा है, लाबा को बहुत पसंद है। रोजी ने घबरा कर कहा। कहाँ से आया जर्दा? लाबा की माँ ने और भी बिगड़कर पूछा। पे पता नहीं, आबा कहीं से लाए हैं। रोजी ने हकला कर कहा। देख बेशर्म, मैं पहले ही तुझसे कहती थी कि इस फकीर की छेविकरी के साथ न खेला कर। शेख होकर अब हमारी औकात ये रह गई कि मर्दों के नाम का खाना खाएं। इस मर्तबा लाबा की माँ अपनी बेटी से मुखातिब हुई। रोजी ने हैरत और कुछ खफगी से आंखें पेड़। खाला, हम क्यों फकीर होते? हम क्या सड़क पर भीख मांगते हैं? तुमसे तो सड़क पर भीख मांगने वाले अच्छे होते हैं। तुम्हारी तो जात ही फकीर है। कब्र खोदने और मर्दों के नहलाने वालों के हाथ का तो छुआ भी खाना मना है। लाबा की माँ ने बड़ी हकारत से कहा और रोजी की आंखें फटी की फटी रह गई। इसकी दिल की गहराइयों से एक चीख उठी जो हल्क तक पहुंचकर घट गई। शदीद जिल्लत के एहसास ने इसके नन्हे से वजूद को पारा पारा कर दिया और वो जर्दा की प्लेट उठाकर तेजी से अपने घर की तरफ भागी। इसे खौफ था जैसे इसका कोई राज खुल गया है और रास्ते में जो भी इसे देखेगा जोर जोर से फकीरनी फकीरनी कहकर चलाएगा। लाबा की माँ झूठी है। मैं माँ से जाकर उसकी शिकायत करूंगी। माँ से शिकायत का नतीजा और भी बुरा निकला। इसकी माँ ने ना सिर्फ इसे गालियां दी बल्कि 2 हाथ भी लगाए कि तू इस शेखानी के घर जाकर क्यों मरती है? जब देखो घर से खाना चरा के उधर उधर बांटती फुरती है। रोजी इस वक्त तो चुप हो गई मगर उसके दिल की खलिश बढ़ती गई। लाबा की माँ ने अपनी बेटी को मौलवी साहिब के पास पढ़ने बिठा दिया। यूं उसका रोजी के साथ घूमना फिरना बंद हो गया। रोजी ने इस बात को भी अपनी जिल्लत समझा और इसे अपने माँ बाप के पेशे और उनके वजूद से घन आने लगी। एक मर्तबा जब उसकी माँ कई घंटे बाद गांव के एक घर से लौटी तो अपनी चादर में लेटे हुए कपड़ों में से एक फूलदार रेशमी कमीज निकालकर उसको दिखाए। यह कमीज गिरेबान से दामन तक चाक थी। कैसी अच्छी कमीज है, मैं बानों की मशीन पर सिलवा दूंगी, तुम उसे ईद पर पहन लेना। रोजी की माँ ने खुश होकर कहा। रोजी को ऐसा लगा जैसे इसके तिलवाहे में आग लगी है और शोले भड़क कर उसके सरापा को झुलसा रहे हैं। मैं पहनूंगी इस कमीज को, मुर्दे के ऊपर से उतरी हुई कमीज को तो खुद क्यों नहीं पहनती? तेरा बस चले तो मुर्दे का कफन भी उतार के मुझे पहना दे। तो उसने लीक कर माँ के हाथ से कमीज छीनी और तार तार कर दी। माँ ने चूल्हे से आद जली लकड़ी अलिफाटे आई और इसे धमकाया तो रोजी ने जो भी मुंह में आया बकना शुरू कर दिया। यूं भी वो गांव की आम लड़कियों की तरह तो तड़ाख करती थी मगर आज वो इस तरह मुकाबले पर आई कि माँ को पुलो फैलाकर इसे कोसने के सवा चारा ना रहा। वो जूं जूं बड़ी होती गई, माँ बाप से झगड़ा और बहन भाई को पीटने का सिलसिला भी बढ़ता गया। घर का हर फर्द इससे नाला हो गया। एक रोज इसकी माँ ने अपनी पड़ोसन से कहा, अब तुम ही बताओ आपा। ये कमबख्त कहती है कि हम अपना काम छोड़ दें तो फिर हम क्या करें? फाके करें। और जब बाप दादा के जमाने से हम गांव के मुर्दे ठिकाने लगाते आए हैं तो अब काम छोड़कर किया हमारी जात बदल जाएगी? ये रहेगी फकीरनी की फकीरनी, कोई सैयदजादी तो नहीं बन जाएगी। रोजी की सूरत शक्ल बुरी नहीं थी, उम्र के साथ साथ इसमें निखार आ रहा था।
आसपास के शहर और गांव के बरादरी वाले पैगामात भी भेजने लगे थे, मगर वो हयादार लड़कियों की तरह खामोश रहने वाली कहाँ थी। वो फकीरों में बयां कर जाने पर किसी तरह आमादा नहीं थी। इसके माँ बाप पर एक एक पिल भारी हो रहा था। माँ बेटी में अच्छी खासी दुश्मनी शुरू हो गई थी। इसी दौरान रोजी की खाला दूसरे शहर से आई तो माँ ने इसे अपनी परेशानी का हाल सुनाया। पूरी दास्तान सुनकर इसने कहा, मत फिक्र कर, मैं खुद तुझसे इस बारे में बात करने वाली थी। तुझे तो पता है मेरे सर के बड़े भाई 20 साल पहले अपना शहर छोड़कर गुजरांवाला जा बसे थे। वहां किसी को भी पता नहीं कि उनकी आजाद बरादरी है। लोग उन्हें मिर्जा जी कहते हैं, मगर शादी ब्याह तो आखिर अपनी ही बरादरी में होगा। आजकल वो अपने पोते के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। लड़का चूड़ियों की फैक्ट्री में काम करता है। रोजी के लिए ये रिश्ता बाकल ठीक रहेगा। जब खाला ने रोजी को यकीन दिलाया कि गुजरांवाला में किसी को कानो कान खबर ना होगी कि इसके माँ बाप अपने गांव में क्या काम करते हैं, तो इसने शादी की हामी भर ली और फिर रुखसत होकर गुजरांवाला चली गई। यूं तो सच था कि रोजी के ससुराल वाले शीशे की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर पेशा लोग थे और कोई इसको हिकारत की नज़र से नहीं देखता था, मगर मैके में माँ से लाड़ लाड़ कर रोजी की जुबान खिल चुकी थी और सब्र और बर्दाश्त का मादा इसके मिजाज में नहीं था, इसलिए जल्द ही सास से तो में शुरू हो गई। शादी के साल भर बाद उसके यहाँ बेटी पैदा हुई और दूसरे साल बेटा हुआ। सास को शिकायत थी कि रोजी महज अपने बच्चों में लगी रहती है, घर के कामों में हाथ नहीं बटाती। रोजी के पास उन इल्जामात का एक ही जवाब था कि बुढ़िया मुझसे जलती है। वक्त गुजरता गया। इस दौरान वो कई बार अपी में के आई, मगर यहाँ वो मिर्जा जी की बहू के नाम से नहीं पुकारी जाती थी। सब यही कहते थे कि शादो फकीर की लौंडी ससुराल से आई है। रोजी को अब भी उन अल्फाज से फुरेरी आती, इसलिए वो 10-15 दिन से ज्यादा ना रुकती थी। इसके दादा ससुर तो इसकी शादी के चंद माह बाद ही गुजर गए थे, मगर जब बस के एक हादसे में उसके ससुर का भी इंतकाल हो गया तो दफतना इसकी सास ने तय किया कि रोजी मनहूस है, वो सबको खा रही है। अब बुढ़िया का बेशतर वक्त इसको कोसने देने और अपने खावंद की याद में रोते गुजरता था और रोजी गला फाड़ फाड़ कर पड़ोसियों को सुनाती कि सास मेरी चूड़ियों को देख देख कर जलती है। इसका बस चले तो मैं भी इसी की तरह हो जाऊं। रोजी का खावंद मंजूर तबीयता, खामोश मिजाज और सुलह पसंद था, फिर इसे बच्चों से भी मोहब्बत थी। बड़ा लड़का तो उसके साथ फैक्ट्री भी चला जाता था। बेटी भी इस काबिल हो गई थी कि जब वो घर आए तो रोटी निकाल कर उसके सामने रख दे। अगरचा छोटा बेटा 6 साल का हो गया था, मगर माँ के लाड प्यार में कुछ बिगड़ गया था। वो सुबह से शाम गिल्ली कूचों में खेलता, गालियां बकता और तुर्रा ये कि सबसे छोटी औलाद एक दायम अलमरीज बेटी थी जो साल भर की होने को आई, मगर हर वक्त पलंग पर पड़ी रोती रहती थी। रोजी के खावंद के लिए घर का माहौल बड़ा तकलीफ दे हो रहा था। इसने जब से कमाना शुरू किया अपने बाप की तरह सारे पैसे माँ के हाथ में देता था, मगर ससुर की मौत के बाद रोजी ने क़यामत धादी के बुढ़िया को किया हक है इस पैसे को हाथ लगाने का। माँ बीवी की इस जंग में मंजूर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और एक दिन इसने लातों और घूंसों से रोजी की अच्छी तरह मुरम्मत कर दी। रोजी के लिए ये तजर्बा बिल्कुल नया था। मंजूर बुराबला तो कहता था, मगर इस तरह मारता नहीं था। पहले तो रोजी ने जी भर कर सास को गालियां दे और फिर मियाँ को घर छोड़ने की धमकी दी। जब इसकी धमकी को मंजूर ने कोई अहमियत ना दी तो जोश में रोजी ने चारों बच्चों को साथ लिया और बस में बैठकर लाहौर पहुंच गई। वो ये भूल गई कि मिर्जा जी की बहू हफ्ता न अशरा को माँ बाप से मिलने ना नहीं आई, बल्कि शाद और फकीर की बेटी ससुराल छोड़ मैं के आ पड़ी है। माँ का हाल देखा कि बाप बीमार रहने लगा है। अब कैसे और फावड़े चिल्लाना उसके बस का काम नहीं रहा। जो उन भाई घर से भागकर कराची चला गया है और वहाँ टेलर मास्टर बन गया। कभी घर आता है और नामाली इमदाद करता है। अब तो पीर साहिब के मज़ार पर मिन्नत मुराद का जो थोड़ा बहुत मिल जाए इसमें गुजारा हो जाता था। माँ ने 2-4 दिन रोजी का गम सुनने से ज्यादा अपना दकेड़ा रोने में गुजारे, फिर ये बात वाजे कर दी कि इस तरह 4 बच्चे लेकर वो मैके में रोटियां नहीं तोड़ सकती। रोजी को एहसास हुआ कि खावंद का घर छोड़कर इसने बहुत बड़ी गलती की है। क्या वो जिल्लत उठाकर वापस चली जाए? अभी वो फैसला भी न कर पाई थी कि एक दिन और क़यामत टूटी। इसकी बड़ी बेटी बिल्लो छोटी बच्ची को कंधे से लगाए दौड़ती चलाती हुई घर में दाखिल हुई। अम्मा अम्मा, अब्बा आए थे, कहाँ हैं वो? वापस चले गए और मुनव्वर को भी साथ ले गए। हम सब जहाँ बस रुकती है वहाँ खेल रहे थे तो मैंने देखा कि पेड़ के नीचे अब्बा खड़े हैं। उन्होंने मुनव्वर को बुलाया।
और कहने लगे कि मैं तुझे लेने आया हूं, मेरे साथ घर चल। मैंने कहा कि मैं भी घर जाऊंगी तो अब्बा कहने लगे कि मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता और अपनी माँ से कह देना कि मेरे लिए वो मर चुकी है, अगर उसने भी कदम भी रखा तो गोली से मार दूंगा। इतने में बस आ गई और अब्बा मुनव्वर का हाथ पकड़कर बस में चढ़ गए। रोजी ने खड़े खड़े पछाड़ खाई और रोने लगी। तब उसकी माँ ने कहा, ले अब मेरी छाती पर मूंग धुल, तुझ जैसी का दुनिया में गुजारा नहीं है, हम फकीरों में तेरा कैसे गुजर होगा। तो मिर्जा जी के महल से भी खाली हाथ निकल आई। अब कमा और खुला अपने पिल्लों को। रोजी की जिंदगी का ये मोड़ बड़ा कर्बनाक था। इसने मैं कि ससुराल में कभी मजदूरी की थी और ना उसका ढंग आता था, मगर कोई चारा भी ना था। अब गांव की औरतों के साथ वो मेहनत मजदूरी के लिए जाने लगी। कभी आलू की काश्त का काम है तो कहीं धान का। वो शाम ढले तक खेत खलियानों में काम करती और जब घर लौटती तो गोद की सूखी हुई बच्ची को रोता और माँ को चीखता हुआ पाती कि बिल्लो डेंग की डेंग हो गई है, मगर इतनी तमीज नहीं कि बहन को संभाल ले। ये गिलाजत में लिथली हुई मेरे कानों के पर्दे फाड़ती है, बेहतर है मर जाए तो पिन छोटे। रोजी के बाजू दिन भर की मशक्कत से फोड़े की तरह दुखते और टांगें शल हो जाती। इसे ये भी धया नहीं रहता कि बिल्लो से पूछे सुबह जाने से पहले जो 50 रुपए दावदे लाने को दे गई थी वो दावदे बच्ची के हल्क से उतरा भी आ नहीं। वो मूंछ की टूटी चारपाई पर लेटती तो मुनव्वर का चेहरा कुछ देर को इसके जहन पर छा जाता। पता नहीं वो कैसा होगा, कभी अपनी माँ को भी याद करता होगा, अपने बाबा और दादी के साथ खुश होगा, लेकिन बिछड़े हुए बेटे की याद भी उसके जहन को देर तक बेदार ना रख पाती और बेहोशी जैसी नींद उसके हवास पर छा जाती। कल जब सुबह इसकी आंख खिली तो बराबर में पड़ी बच्ची उसकी तरफ फटी फटी आंखों से देख रही थी। रोजी का दिल तड़प गया। इसने सोचा कि ये कमबख्त तो हड्डियों का ढांचा रह गई है। आज शाम को मजदूरी मिलेगी तो इसे हकीम को दुखाकर दवा लाओगी। वो कई दिन से जमींदार के खलियान में चने बरसा रही थी। आज काम खत्म करके शाम को मजदूरी मलना थी। इसने कंधा हिलाकर बिल्लो को जगाया। उठ जा, दिन चढ़ आया है, आज भूले से 50 रुपए का दूध ले आना, शाम को आकर पैसे दे दूंगी, इस वक्त नहीं है। तकरीबन 11 बजे बिल्लो खलियान पहुंची। अम्मा, अम्मा, मनी मर गई। रोजी ने चुनों से भरा हुआ छेबड़ा सर से उतार कर पीछे रख दिया। क्या बकती है, मैं सच कह रही हूं। मैं समझी थी कि सौरही है, मगर नानी कह रही है कि मर गई। रोजी खामोश खड़ी टिकटिकी बांधे खला में देख रही थी। बिल्लो ने इसे झंझोड़ा। चल ना अम्मा, नानी बिला रही है। रोजी चौंकी। क्या करूं, वहां जाए, मेरे पास तो कफन के पैसे भी नहीं है। बच्ची की मौत ने एक तरह घर के हर फर्द का बोझ हल्का कर दिया, मगर रोजी के दिल में गुस्से का तूफान उबल पड़ा। इसे मंजूर पर गुस्सा था जिसने इस बीमार बच्ची पर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया था। अपनी माँ पे गुस्सा था जो दिन रात बच्ची को गाली को सुने देती थी, और अपने ऊपर तो इंतहाई था कि काम से लूटकर कभी इस बदनसीब बच्ची को गोद में लेकर प्यार करने की सकत भी ना पाती थी। जिस दिन रोजी को मजदूरी नहीं मिलती थी, इस दिन वो दिन भर बलवा और अनवार को मारती, अपनी माँ से लड़ती और मरी हुई बच्ची और बिछड़े हुए मुनव्वर को याद करके जोर जोर से रोती। महल्ले और पड़ोस वाले भी इस हंगामे से नाला हो गए थे। मुनव्वर को इसका बाप ले गया, छूटी बच्ची को अल्लाह पाक ने इस डाके से छुटकारा दिया। बिल्लो को भी दिन भर बीमार बहन को कंधे पर लादने से नजात मिल गई, और अनवार ने सारे गांव में आवारागर्दी, पतंग आड़ाने और गोलियां खेलने में वक्त गुजारना शुरू कर दिया। कई मर्तबा शिकायत भी आई कि अनवार ने ठेले वालों से फल उचक लिए हैं, हलवाई की दुकान से मिठाई चुराता भी पकड़ा गया। हर शिकायत पर रोजी आसमान की तरफ मुनअलिफाटे प्लो फैलाकर कहती, तुझे 2.5 घड़ी का हैजा आए तो मुझे चीन से मरने भी नहीं देगा। रोजी की माँ जहां जाती इसका रोना ले बैठती। हमारे तो नसीब फूट गए हैं, अपने खाने का ठिकाना नहीं, अब इस मिस्टंडी को कहां से भरी, और उसके लौंडे ने तो नाक ही कटवा दी है। अब इस बुढ़ापे में चोरी का दाग भी लग गया। निजाम अल-दीन की लड़की हामिदा अपने भतीजे के अकीके में आई हुई थी। इसने कहा, इसका दूसरा बया क्यों नहीं कर देती, अभी तो जवान है, कौन करेगा बया इससे। रोजी की माँ ने चढ़कर कहा, हाउसिंग कॉलोनी में जहां हमारा घर है वहीं कोने पर एक पटवारी है। रहने वाला तो किसी गांव का है, मगर बहुत दिन से हाउसिंग कॉलोनी में दुकान चलाता है, खूब कमाई है।
वो खुद किसी बेवा से निकाह करना चाहता है कि रोटी पक्का दे, फिर सास नंद का भी झगड़ा नहीं, अकेला ही रहता है। कौन सी बरादरी से है, अब बरादरी कुंबे को छोड़ो, शहरों में कोई नहीं पूछता। पहली बीवी छोड़ गई है, शायद औलाद नहीं थी। मैंने ज्यादा तो सुना नहीं, मगर आदमी अच्छा है। इसका ठिकाना हो जाएगा तो फिर अल्लाह का वास्ता तुम बात चलाओ और रोजी से भी कह दो कि हमें बख्श दे। रोजी के सामने जब हामिदा ने ये बात छेड़ी तो इसने रूकर कहा, तुम मुझे यहाँ से ले जाकर झोंक दो तो मैं अलिफाफ ना करूंगी, मगर अब यहाँ रहना दोज़ख से भी बारा है। पूरा महीना भी ना गुजरा होगा जो रोजी ने दोबारा सारुख गोल्ड और किरण लगा हुआ जोड़ा पहना और हाथों में हरी चूड़ियां पहनकर अपने नए खावंद अय्यूब के साथ बस में सवार हो गई। बिल्लो और अनवार भी उसके साथ चले गए। अय्यूब पटवारी बुरा आदमी न था। रोजी के साथ मोहब्बत और फराख दिल्ली से पेश आता, मगर बिल्लो और अनवार को अपनी औलाद मानने को किसी तरह आमादा न था। बिल्लो को खुद भी अय्यूब से चढ़ हो गई। इसे अपना बाप मंजूर याद आता था, जो कभी कभार फैक्ट्री से लूटते वक्त मिठाई या फल लेकर घर आता था। ये सच है कि मुनव्वर को ज्यादा हिस्सा मिलता था, मगर ये भी न था कि बीवी के साथ अलग बैठकर खा पी ले और बिल्लो महज खाली छल के उठाने को रह जाए। ये बात रोजी को भी अच्छी न लगती थी, मगर अब वो किसी कीमत पर भी खावंद से झगड़ा करने पर आमादा न थी। तपती दोपहर और कड़ाके की सुबह मजदूरी के तसव्वुर से इसकी जान जाती थी। अय्यूब किसी गांव का रहने वाला था। महीना में एक बार 2-4 दिन को घर जाता था, मगर कभी इसने रोजी को साथ ले जाने की ख्वाहिश की और ना रोजी को किसी गांव में कदम रखने की हसरत थी। आराम से 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती थी। पूरा साल भी ना गुजरा होगा कि वो उम्मीद से हो गई। अय्यूब की खुशी का ठिकाना न था। बीवी की खातिर मुदारात बढ़ गई। खट्टी मीठी चीजों के अलावा इलायची पड़े हुए पान भी दाकान से लाने लगा। बिल्लो को सौतेला बाप तो बुरा लगता ही था, अब माँ से भी खार खाने लगी और जिस तरह माँ को दादी नानी के साथ गाली गलौह करते सुना था, खुद भी वही अमल दोहराने लगी। रोजी यूं तो हर एतबार से खुश थी, मगर बिल्लो की जली कट्टी बातें और अनवार की गुंडागर्दी ने इसका नातिका बंद कर दिया था। अय्यूब से कुछ कहने की हिम्मत न थी और बच्चों को मारती तो वो चीख चलाकर सारा महल्ला सर पर उठा लेते। बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो अय्यूब उसको अस्पताल ले गया। अय्यूब की एक रिश्ता की चची हाउसिंग कॉलोनी में रहती थी। इसी ने रोजी को दुल्हन बनाकर घर आतारा था और वही जच्चा बच्चा की देखभाल को अस्पताल साथ गई। रोजी का ये 5वां बच्चा था, मगर उसकी पैदाइश हर बच्चा से ज्यादा तकलीफ दे थी। 3 दिन तक अजियत में मुब्तला रहने के बाद इसने अय्यूब के बेटे को जन्म दिया। अय्यूब के पास सारी दानिया की दौलत आ जाती तो इस वक्त सब लिटा देता। रोजी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कहीं की मालिका है और अय्यूब इसका जर खरीद गुलाम। अस्पताल से घर लूटते ही अय्यूब ने कहसवान कर चची को रोक लिया कि थोड़े दिन हंडिया रोटी कर दे। रोजी ने ठंडे गर्म पानी में हाथ डाला तो कहीं बच्चे को जुकाम ना हो जाए। रोजी ने पहले इतना असली घी और मेवे नहीं खाए और ना कभी ऐसा बालाई पोड़ा दूध पिया था जो इस मर्तबा नसीब हुआ। बच्चा 3-4 महीना का हुआ तो फूल कर गेंद हो गया और रोजी पर भी वजन चढ़ गया। वो बेइंतहा खुश थी। बच्चा बहुत खूबसूरत था और उसको देखते ही खिल जाता था। वो घंटों इसे गोद में लिए तकती रहती थी। जब से वो अय्यूब के साथ हाउसिंग कॉलोनी आई थी, लूटकर माँ बाप की दहलीज पर नहीं गई थी और ना उन्होंने पलट कर उसकी खबर ली थी। एक दिन इत्तला पहुंची कि इसके बाप का इंतकाल हो गया है। जल्दी से सामान बांधो, दोपहर की बस से चलते हैं, अय्यूब ने कहा। रोजी झिझकी, अब जाकर क्या करूंगी, बच्चा बहुत छोटा है। बच्चे का अल्लाह मालिक है। दुनिया क्या कहेगी कि बाप के मरने में भी नहीं आई। तुम साथ चलोगे? मैं वहां ज्यादा नहीं रुकूंगी। हाँ, मैं भी चिल्लूंगा। वो आखिर मेरे ससुर थे। रोजी ने जल्दी जल्दी सामान बांधा और बच्चों को लेकर अय्यूब के साथ चल दी। मरने वाले बाप का चेहरा याद आया तो आंसू बहने लगे। अय्यूब ने कहा, लाइव बच्चा मेरी गोद में दे दो। तुम सामान लेकर बिल्लो और अनवार के साथ बस में बैठो, मैं टिकट खरीदता हूं। रोजी ने बिल्लो और अनवार के हाथ में पोटली और बक्स पकड़ाया और खुद दीगर सामान लेकर आगे बढ़ी। सड़क पर उसके मैके का एक नौजवान इसे पहचान कर उसकी तरफ बढ़ आया। अरे रोजी आया, तुम अब जा रही हो? शाद चचा का गोरो कफन तो कल शाम हो गया। तुम्हारा भाई तो अब तक नहीं आया।